नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रिया। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर विपक्षी सांसदों ने की संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग। विपक्ष के नेताओं ने कहा, विशेष सत्र के जरिए एकजुट होकर राष्ट्र के सामूहिक संकल्प को व्यक्त किया जा सकेगा। पाकिस्तान को सता रहा है डर। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, कभी भी हमला कर सकता है भारत। पाकिस्तान में हाई अलर्ट। जम्मू कश्मीर विधानसभा में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कही दिल की बात। कहा, हम बंदूक के जरिए आतंकवाद को नियंत्रित कर सकते हैं, उसे खत्म नहीं कर सकते। क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास। इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में सबसे कम उम्र के शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए वैभव। और अब खबरें विस्तार से। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर विपक्ष के कई सांसदों ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। विपक्षी सांसदों ने सोमवार को सरकार से आग्रह किया कि पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए ताकि राष्ट्र को सामूहिक संकल्प और एकता का संदेश दिया जा सके। राजद के राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस संबंध में पत्र लिखा, जबकि भाजपा सांसद पी संतोष कुमार ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को पत्र लिखकर ये मांग उठाई। गौरतलब है कि राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने राजनीतिक दलों से अनुरोध किया था कि वो सरकार से मई में जल्द से जल्द संसद का विशेष सत्र बुलाने का आग्रह करें। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। ऐसे में सेना को पूरी तरह से तैयार रखा गया है। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान का संबंध दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। दोनों देशों के बीच तनातनी जारी है। भारत आतंकी हमले के दोषियों की तलाशी में पूरी ताकत से लगा हुआ है। दूसरी ओर पाकिस्तान इस हमले में अपना हाथ नहीं होने की बात कह रहा है। भारत ने एक्शन पर पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। इस बीच ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने इस्लामाबाद स्थित अपने कार्यालय में सोमवार को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि हमने अपनी सेना को मजबूत किया है क्योंकि अभी के समय में ये जरूरी हो गया है। ऐसी स्थिति में कुछ भी रणनीतिक निर्णय लिए जा सकते हैं, इसलिए वो निर्णय लिए गए हैं। आसिफ ने आगे कहा कि पाकिस्तान पूरी तरह सतर्क है और वो अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तभी करेगा जब हमारे अस्तित्व को सीधा खतरा होगा। मालूम हो कि इससे पहले पाकिस्तान ने पहलगाम हमले की जांच में चीन और रूस को शामिल किए जाने की भी मांग की थी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले को लेकर राज्य में सोमवार को विधानसभा में विशेष सत्र आयोजित किया गया। पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए सदन में एक प्रस्ताव पास किया गया। इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार के उन कदमों का भी समर्थन किया गया जो 23 अप्रैल को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक के बाद उठाए गए थे। प्रस्ताव में कहा गया कि पहलगाम हमला कश्मीरियत, संविधान और जम्मू कश्मीर में शांति और एकता की भावना पर हमला है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सत्र में कहा कि ये हमला पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमने कई हमले देखे हैं। पहलगाम में यात्रा पर हमला होते हमने देखा है, हमने डोडा में हमला होते देखा है, हमने कश्मीरी पंडितों की बस्तियों पर हमले होते देखे हैं, हमने सरदारों की बस्तियों पर हमले होते देखे हैं, लेकिन अब ये 21 साल के बाद इतना बड़ा हमला हुआ है। अब्दुल्ला ने कहा कि हम बंदूक के जरिए आतंकवाद को नियंत्रित कर सकते हैं, उसे खत्म नहीं कर सकते। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को पाकिस्तान और उसके नेताओं के साथ साथ पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी पर भी हमला बोला। उन्होंने हाल ही में पहलगाम हमले के बारे में की गई टिप्पणियों पर पलटवार करते हुए कहा कि शाहिद अफरीदी कौन है? आप मेरे सामने इन जोकरों का नाम क्यों ले रहे हैं? छत्रपति संभाजीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओवैसी ने पाकिस्तान पर कई तीखी टिप्पणियां की, जिसमें बिलावल भुट्टो और शाहिद अफरीदी जैसे लोग शामिल थे। शाहिद अफरीदी के हालिया विवादित बयानों के बारे में पूछे जाने पर ओवैसी ने उन्हें जोकर कहा। इसके अलावा उन्होंने बिलावल भुट्टो के हालिया बयानों को लेकर कहा, अरे छोड़ो, बचपन की बातें मत करो। क्या उसे नहीं पता कि उसके नाना और माँ के साथ क्या हुआ था? उसकी माँ को भी आतंकवादियों ने ही मारा था, इसलिए कम से कम उसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। उधर पहलगाम हमले पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा है कि वो किसी भी ऐसे कदम का स्वागत करते हैं जो स्थिति को शांत करने में मदद करे और जल्द से जल्द न्यायोचित जांच कराने का समर्थन करता है। भारत और पाकिस्तान दोनों पड़ोसियों के रूप में चीन को उम्मीद है कि दोनों पक्ष संयम बरतेंगे।
एक ही दिशा में काम करेंगे, बातचीत और परामर्श के माध्यम से प्रासंगिक मतभेदों को ठीक से संभालेंगे और क्षेत्र में शांति और स्थिरता को संयुक्त रूप से बनाए रखेंगे। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल मीडिया एंटरटेनमेंट यानी वेब समिट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े सम्मेलन वेब समिट की ओपनिंग बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में कर सकते हैं। इसमें भाग लेने के लिए 130 देशों से सांस्कृतिक और कला क्षेत्र की कंपनियां और टेक दिग्गज आ रहे हैं। मीडिया, फिल्म्स और एंटरटेनमेंट जगत से जुड़े लोग भी यहां पहुंच रहे हैं। 4 दिनों के इस सम्मेलन में एक और भारत के साथ साथ दुनिया के कई हिस्सों की कला और संस्कृति, सिनेमा की झलक देखने को मिलेगी। वहीं ये मौका ऑडियो विजुअल फिल्म्स और एंटरटेनमेंट से जुड़े तमाम मुद्दों, अहम बिंदुओं पर चर्चा और मंथन का साक्षी बनेगा। आवाज समाचार में यहाँ लेंगे एक ब्रेक। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, 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 आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। बीजापुर के ग्रामीणों का मानना है कि गृह मंत्री अमित शाह वो आदमी हैं जो नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने की ताकत रखते हैं। इन ग्रामीणों ने अमित शाह को मैन ऑफ स्टील की उपाधि भी दी है। उनका कहना है कि अगर कोई नक्सलवाद को समाप्त कर सकता है तो वो है अमित शाह। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना के मिलकर चलाए जा रहे सबसे बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन का आज 9वां दिन है। यह ऑपरेशन तब शुरू हुआ था जब खुफिया जानकारी मिली कि पीएलजीए के शीर्ष कमांडो मधवी हिडम और देवा इलाके में छिपे हैं। ऑपरेशन का मकसद पीएलजीए बटालियन के 1 से 5 ठिकानों को ध्वस्त करना है, जिससे नक्सल आंदोलन की ताकत कमजोर हो और 2026 तक इसका अंत हो सके, जैसा कि अमित शाह ने वादा किया है। सोमवार को यूरोप के 3 देश फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल देखते ही देखते अंधेरे में डूब गए। यहाँ पर ब्लैकआउट के कारण हाहाकार मच गया। लाखों घर अंधेरे में डूब गए थे। हालत इतनी गंभीर थी कि इन देशों में ट्रेन और फ्लाइट सर्विसेज बंद हो गई। इसके अलावा मैड्रिड ओपन को सस्पेंड कर दिया गया। व्यापक ब्लैकआउट ने सबवे नेटवर्क को भी बाधित किया। फोन लाइंस, ट्रैफिक लाइट्स, एटीएम मशीन और बहुत कुछ बाधित हुआ। मैड्रिड के बाराजस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बिजली नहीं थी और ब्लैकआउट के कारण मोबाइल कम्युनिकेशन भी प्रभावित हुआ। पावर आउटेज के बाद लिस्बन हवाई अड्डा बैकअप जनरेटर पर चल रहा था, जबकि स्पेन में 40 हवाई अड्डों का प्रबंधन करने वाली AENA ने देश भर में उड़ानों में देरी की सूचना दी। स्थानीय समय अनुसार दोपहर बिजली गुल होनी शुरू हो गई थी, जिसमें न्यूज रूम, मैड्रिड में स्पेन की संसद और सबवे स्टेशनों सहित कई प्रमुख इमारतों में अंधेरा छा गया था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सोमवार को बेलगावी में कांग्रेस रैली के दौरान अपना आपा खो बैठे। रैली को संबोधित करने पहुंचे सीएम सिद्धारमैया मंच पर एक पुलिस अफसर को थप्पड़ मारने का इशारा करते हुए नजर आए। इसका वीडियो भी सामने आया है। सिद्धारमैया के द्वारा थप्पड़ मारने के इशारे पर पुलिस अफसर तुरंत ही पीछे हटता दिखाई दिया। जानकारी के मुताबिक बेलगावी में कांग्रेस रैली के दौरान सीएम सिद्धारमैया को कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाए, जिसमें मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को मंच पर बुलाया। उन्होंने गुस्से में आकर उनसे पूछा कि लोगों को रैली स्थल के अंदर विरोध करने और काले झंडे लहराने की अनुमति आखिर किसने दी। मुख्यमंत्री ने धारवाड़ के अतिरिक्त एसपी नारायण बर्मनी पर थप्पड़ मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। हालांकि पुलिस अफसर तुरंत पीछे हट गए। सिद्धारमैया की इस हरकत से राजनीतिक दलों ने तीखी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। देश के 76वें गणतंत्र दिवस पर घोषित किए गए पद्म पुरस्कारों को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में दिया गया। साल 2025 का पद्म पुरस्कार 139 विशिष्ट लोगों को देने का ऐलान किया गया था। इसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री सम्मान थे।
इस बार पद्म पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार ए सूर्यप्रकाश, राम बहादुर राय, फिल्म इंडस्ट्री से नंदुमुरी बालकृष्ण, अजित कुमार, शेखर कपूर, अरिजीत सिंह, रिकी केच शामिल रहे। भोजपुरी गायिका शारदा सिन्हा, गजल गायक पंकज उदास, राजनेता सुशील कुमार मोदी, जापान के रहने वाले बिजनेसमैन असामो सुजुकी को मरणोपरांत ये सम्मान मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिनर आर अश्विन को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। अश्विन के अलावा PR श्रीजेश को पद्म विभूषण प्रदान किया गया। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में सबसे कम उम्र के शतक बनाने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इतना ही नहीं, वो IPL में सबसे तेज शतक जड़ने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 35 गेंद पर शतक जड़ अपना नाम इतिहास में दर्ज करा लिया है। बिहार के इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने किसी भी गेंदबाज को नहीं बख्शा। उन्होंने जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए मात्र 35 गेंद पर शतक जड़ा है। उन्होंने ईशांत शर्मा और मोहम्मद सिराज जैसे सीनियर भारतीय गेंदबाजों का बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया। ईशांत शर्मा द्वारा फेंके गए चौथे ओवर में वैभव ने 28 रन लेकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। वो इतने पर ही नहीं रुके और डेब्यू कर रहे करीम जन्नत के ओवर में हर गेंद पर बाउंड्री लगाई और 30 रन बटोरे। आवाज समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया।